हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम परीक्षा मंथन करंट अफेयर लक्ष्य 3 2024 जो अभी हाल ही में मार्केट में आया हुआ है उसे कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर बुक में अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन दिया हुआ है, जो मोटा मोटी 3 से 4 मंथ का होगा। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं इनके विषय सूची से। फ्रेंड्स, विषय सूची में दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वो बजट 2024-25 और आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ है। फिर राष्ट्रीय परिदृश्य दिया हुआ है। फिर आगे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया हुआ है, आर्थिक परिदृश्य दिया हुआ है, विविध परिदृश्य दिया हुआ है, योजना परियोजना पहल अभियान है। फिर 7 नंबर टॉपिक में ये विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष है, स्वास्थ्य है, रक्षा प्रतिरक्षा है, अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा, पर्यावरण एवं जैव विविधता, कला एवं संस्कृति, रिपोर्ट सूचकांक, ऐप एवं पोर्टल, आपदाएं दुर्घटनाएं, चुनाव एवं सत्ता परिवर्तन, भारत एवं विश्व में, नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान, पुरस्कार सम्मान, नवीनतम खेलकूद। तो दोस्तों, ये 19 चैप्टर में इन्हें बांटा गया है, तो इन्हीं को आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य, जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उनको आज कवर करेंगे, जो कि ये पेज नंबर 21 से लेके पेज नंबर 29 तक दिया हुआ है। तो आज इन्हीं को कवर करते हैं। तो इसमें जो कौन कौन सा इसमें टॉपिक को कवर किया गया वो देख लेते हैं एक बार। पहला दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि, किसान सम्मान सम्मेलन, भील प्रदेश की मांग, मक्का उत्पादन में हरित क्रांति, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता, भारत में असमानता और विकास, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, जेल में बंद सांसदों के संवैधानिक अधिकार, सोम्पेन जनजाति ने पहली बार किया अपने मताधिकार का प्रयोग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यकाल समाप्त, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा EAS सम्मेलन, लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा की स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी, सिंधु जल संधि में संशोधन, यमुना नदी जल विवाद और टिप्पणियाँ, जो कि छोटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला, टॉपिक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि। जुलाई 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर LG की प्रशासनिक भूमिका में वृद्धि की गई है। अब जम्मू एवं कश्मीर उपराज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल के समान ही अधिक शक्तियां होगी। मुख्य बिंदु इसका देखते हैं। विदित हो कि इस प्रशासनिक वृद्धि के कारण पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की
पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। प्रशासनिक सचिवों एवं अखिल भारतीय सेवा कैडरों के अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग न्यायिक कार्यवाही में महाधिवक्ता और महाधिवक्ता की सहायता के लिए अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। अभियोजन की स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। इसके तहत जेल, अभियोजन निदेशालय, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित सभी मामले भी उपराज्यपाल को सौंपे जाएंगे। इसी में आगे पॉइंट है जम्मू एवं कश्मीर की वर्तमान स्थिति। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था। इसी के तहत पूर्ववर्ती राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, तो लद्दाख में विधानसभा नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहेगा। आगे है केंद्र सरकार के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निर्वाचन आयोग को कब चुनाव कराने का आदेश दिया है, तो 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। आगे अगला टॉपिक है दोस्तों किसान सम्मान सम्मेलन। 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। मुख्य बिंदु है इसका, विदित हो कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि राज्य सरकार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों के 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर एवं लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी की। कौन सी किस्त? तो 17वीं किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न राज्य मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में देखते हैं।
पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना शुरू की गई थी। और इसके अंतर्गत 4 महीने में 2,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला न्यू टॉपिक है भील प्रदेश की मांग, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है। भील प्रदेश की मांग हाल ही में राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों में एक अलग भील प्रदेश की मांग की जा रही है। भील कौन है, उनकी मांगें क्या हैं, देखते हैं। भीलों को भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। उन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जातियों के रूप में पहचाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति समूह से संबंधित है। ये मुंडा और भारत की एक अन्य वन्य जनजाति का मिश्रण है, जो द्रविड़ मूल की भाषा भीली बोलते हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये भीली भाषा बोलते हैं। राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों पर कभी उनका शासन हुआ करता था। तो कहाँ पर हुआ करता था शासन? तो राजस्थान में, गुजरात में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और बिहार के कुछ हिस्सों पर कभी उनका शासन हुआ करता था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में 1.7 करोड़ भील है 2011 की जनगणना के अनुसार। इनकी सर्वाधिक संख्या लगभग 60 लाख मध्य प्रदेश में है। इसके बाद गुजरात में 42 लाख है, राजस्थान में 41 लाख है और महाराष्ट्र में 26 लाख है। भील हिंदू धर्म से संबंधित है। भील जो है वह हिंदू धर्म से संबंधित है। भगवान शिव और दुर्गा की पूजा के अलावा वे वन देवताओं की भी पूजा करते हैं। अब आगे इसी में है भील प्रदेश की मांग। भील प्रदेश की मांग वर्ष 1913 में शुरू की गई थी। भील प्रदेश की मांग वर्ष 1913 में शुरू हुई थी, जब एक जनजातीय कार्यकर्ता समाज सुधारक गोविंद गिरी बंजारा, कौन है? गोविंद गिरी बंजारा ने मानगर हिल पर एक जनसभा के दौरान पहली बार एक अलग भील राज की मांग की थी। इसके बाद एक दुखद नरसंहार हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना ने करीब 1500 जनजातीय लोगों की हत्या कर दी थी। दशकों से विभिन्न जनजातीय नेताओं, जिसमें राजनीतिक हस्तियां भी शामिल है, ने समय समय पर इस मांग को फिर से उठाया है। प्रस्तावित नए भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 4 सीमावर्ती राज्यों के 49 जिले शामिल होंगे। इसमें राजस्थान के 12 जिले शामिल होंगे। मांग के कारण को देखते हैं। तो मांग के जो कारण है वह है, पहला जो है वह है सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता। फिर दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण, तीसरा है राजनीतिक रूप से हाशिए पर होना और चौथा है विकासात्मक फोकस। तो ये चारों को अब डील करते हैं। पहला है सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता। भील समुदाय की भाषा भीली है और चारों राज्यों में सांस्कृतिक प्रथाएं एक जैसी है। समर्थकों का तर्क है कि एक अलग राज्य उनकी संस्कृति विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकेगा और बढ़ावा देगा। विदित हो कि फजल अली आयोग ने भी भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को नए राज्यों के गठन के कारकों में से एक माना था। अब अगला है भौगोलिक दृष्टिकोण। यानी मांग के जो कारण है उनमें पहला पढ़े अभी सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता और दूसरा है ये भौगोलिक दृष्टिकोण।
भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण में प्रस्तावित भील प्रदेश में इन 4 राज्यों के 49 जिले शामिल होंगे। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध वर्तमान राज्य की सीमाओं से परे हैं। अब तीसरा है राजनीतिक रूप से हाशिए पर होना। राजनीतिक रूप से हाशिए पर होना। जनजातीय नेताओं का दावा है कि मौजूदा राजनीतिक संरचनाएं भील समुदाय की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रही है। चौथा है विकासात्मक फोकस। विकासात्मक फोकस समर्थकों का मानना है कि पृथक राज्य से विकास नीतियों को अधिक अनुकूल बनाया जा सकेगा, जिससे जनजातीय कल्याण के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। अब अगला इसी में टॉपिक है अलग राज्य की मांग करने वाले जो अन्य क्षेत्र हैं। कुछ और अन्य क्षेत्र भी है जो कि अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो उनमें पहला है विदर्भ और दूसरा है बोडोलैंड। तो विदर्भ को देखते हैं। इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर संभाग शामिल है। इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर संभाग शामिल है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नागपुर को राजधानी बनाकर विदर्भ के गठन की सिफारिश की गई थी। हालांकि महाराष्ट्र राज्य में शामिल होने के बाद विदर्भ के लोगों में उपेक्षा भय को कम करने के लिए नागपुर को दूसरी राजधानी के रूप में नामित किया गया था। अगला है बोडोलैंड। तो ये बोडोलैंड क्यों चर्चा में देखते हैं। बोडो उत्तरी असम में सबसे बड़ा जातीय और भाषाई समुदाय है। बोडो जो है वह उत्तरी असम में सबसे बड़ा जातीय और भाषाई समुदाय है। अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के लिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2003 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार बोडो लोगों को बोडोलैंड का दर्जा दिया गया। अगला न्यू टॉपिक है मक्का उत्पादन में हरित क्रांति। तो इनको देखते हैं। हाल ही में भारत के मक्का उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो सामान्य चारा फसल से ईंधन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है। इसका मुख्य बिंदु को देखते हैं। ये बदलाव एक व्यापक हरित क्रांति का संकेत है, जो गेहूं और चावल में की गई ऐतिहासिक प्रगति को दर्शाता है, लेकिन यह प्रगति निजी क्षेत्र के नवाचारों से प्रेरित है। वर्ष 1999 से 2000 से भारत के मक्का उत्पादन में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है, जो 11.5 मिलियन टन से बढ़कर वार्षिक 35 मिलियन टन से भी अधिक हो गई है। साथ ही प्रति हेक्टेयर औसत उपज भी 1.8 से बढ़कर 3.3 टन हो गई है। वर्तमान में भारत जो है 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है, जो वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन का 2.59% है। वर्तमान में भारत 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है, जो वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन का 2.59% है। चावल तथा गेहूं के बाद मक्का भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल है। यह देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। यह देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग कितना है, तो 10% है। इस अवधि में प्रति हेक्टेयर औसत उपज 1.8 से बढ़कर 3.3 टन हो गई है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मुख्य मक्का उपज वाले राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश इसका मुख्य मक्का उत्पादक वाले राज्य हैं। मक्के का उत्पादन संपूर्ण वर्ष होता है। मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में मक्का की खेती का 85% इसी मौसम में
इसी मौसम में होता है, खरीफ मौसम में। विदित हो कि भारत ने वर्ष 2022-23 में 8,987.13 करोड़ रुपए के 8,987.13 करोड़ रुपए के 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया। बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका भारतीय मक्का के प्रमुख बाजार हैं। कौन कौन हैं? तो बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका भारतीय मक्का के प्रमुख बाजार हैं। उल्लेखनीय है कि लगभग 60% मक्के का उपयोग मुर्गी और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, जबकि केवल लगभग 20% का ही मनुष्यों के द्वारा सीधे उपभोग किया जाता है। मक्का पशुधन आहार में एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जिसमें 55 से 65% ब्रायलर आहार और 15 से 20% मवेशी आहार मक्का से प्राप्त होता है। अब देखते हैं हरित क्रांति के बारे में। 1960 के दशक में बोरलॉग ने इनका नेतृत्व किया। 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने इनका नेतृत्व किया, जिनके परिणाम स्वरूप गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास हुआ और वर्ष 1970 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। भारत में एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता 3 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। इसका मुख्य बिंदु को देखते हैं। विदित हो कि यह राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बच्चों और किशोरों को अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 से अधिक भाषाओं में 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों के द्वारा 1000 से अधिक गैर शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना तथा बच्चों और किशोरों के लिए इस तक आसान पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इन पुस्तकों को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए 4 आयु समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। ये पुस्तकें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक जागरूकता, देशभक्ति और सहानुभूति को बढ़ावा देगी। अब अगला न्यू टॉपिक देखते हैं, भारत में असमानता और विकास। हाल ही में जारी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं के अध्ययन से संकेत मिलता है कि समकालीन भारत में असमानता औपनिवेशिक काल से कहीं अधिक है। मुख्य बिंदु इसका देखते हैं, राजनीतिक प्रभाव। असमानता लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है। असमानता धन और शक्ति को केंद्रित करके निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और भागीदारी को कमज़ोर करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाती है। जिनके पास पर्याप्त संपत्ति है वे राजनीतिक निर्णयों, नीतियों एवं चुनाव पर असंगत प्रभाव डाल सकते हैं। इसे शासन आम जनता के मुकाबले धनी वर्ग का पक्ष लेता है। और मुख्य बिंदु में देखते हैं,
कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने, रोजगार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे है एकाधिकार शक्ति। एकाधिकार शक्ति दोस्तों, ये भारत में असमानता और विकास ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें मुख्य बिंदु में राजनीतिक प्रभाव था, उद्यमिता था, एकाधिकार शक्ति और उपभोग और कल्याण पर प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव देख लिए, उद्यमिता भी देख लिए, एकाधिकार शक्ति अभी देख रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं, इसके बाद फिर उपभोग और कल्याण पर प्रभाव। एकाधिकार शक्ति, असमानता से श्रम शक्ति के सापेक्ष कुछ पूंजीपतियों के बीच एकाधिकार शक्ति का संकेंद्रण हो सकता है। अरबपति अक्सर एकाधिकारवादी प्रथाओं के माध्यम से धन जमा करते हैं। ये संकेंद्रण प्रमुख व्यापारिक समूहों को कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुसंख्यकों की वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है और क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब आगे इसी में मुख्य बिंदु में जो पॉइंट था उपभोग और कल्याण पर प्रभाव, वो देखते हैं। उच्च असमानता अधिक कीमतों और कम वास्तविक मजदूरी के कारण उपभोग और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब इसी में देखते हैं असमानता को दूर करने के जो उपाय हैं वो देखते हैं। असमानता को जो दूर करने के उपाय हैं वो है संपत्ति कर और पुनर्वितरण। इसके बाद है फिर गुणक प्रभाव यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है। उसके बाद है नए उद्यमियों का सृजन, फिर है एकाधिकार में कटौती। तो वो सभी टॉपिक को भी देखते हैं। तो पहला असमानताओं को दूर करने के जो उपाय में पहला जो है वह है संपत्ति कर और पुनर्वितरण। संपत्ति कर और पुनर्वितरण, धन पर कर लगाने और उनका पुनर्वितरण करने से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की आय और खपत में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि उनकी उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। अगला पॉइंट है गुणक प्रभाव। पुनर्वितरण गुणक प्रभाव को मजबूत कर सकता है, जहां निवेश में प्रारंभिक वृद्धि से आय और उपभोग में समग्र रूप से अधिक वृद्धि होती है। श्रमिकों और सामान विक्रेताओं के बीच उच्च आय से अधिक खरीदारी होती है, जिससे आर्थिक गतिविधि और विकास को बढ़ावा मिलता है। अब आगे नए उद्यमियों का सृजन। तो ये असमानता को दूर करने के उपाय भी पढ़ रहे हैं। संपत्ति कर और पुनर्वितरण पर पढ़ चुके हैं। गुणक प्रभाव भी पढ़ लिए। नए उद्यमियों का सृजन, उसको देखते हैं अब। नए उद्यमियों का सृजन, संपत्ति पुनर्वितरण वित्तीय संसाधन प्रदान करके और वेतन रोजगार पर निर्भरता को कम करके नए उद्यमियों के उद्भव का समर्थन कर सकता है। यह नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। और आगे है इसी में एकाधिकार में कटौती। पुनर्वितरण और अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से एकाधिकारवादी शक्तियों को कम करने से कीमतें कम हो सकती है और वास्तविक मजदूरी बढ़ सकती है। उच्च वास्तविक मजदूरी मांग को बढ़ावा देती है, जिससे निवेश और आर्थिक विस्तार में वृद्धि होती है। आगे इसी में दिया हुआ है रोजगार एवं मजदूरी को बढ़ावा देना। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को कम करना, श्रम प्रधान निर्यात को बढ़ावा देना और छोटे उद्यमों का समर्थन करना। सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और उचित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करना। और इसी में अब आगे टॉपिक है मानव विकास को आगे बढ़ाना।
स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए पहल को प्राथमिकता देना। फिर आगे सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करना, सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करना। आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जैसे कार्यक्रम को लागू करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना। तो ये था दोस्तों भारत में असमानता और विकास, मतलब भारत में किस तरह असमानता बढ़ रही है फिर या उसका फिर विकास कैसे हो रहा है, तो वो अभी पढ़ें। अब आगे है अगला न्यू टॉपिक है भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति। दोस्तों थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन अब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे बीपीएससी ही देख लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनमें अब डिटेल में डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा और उस टाइप का ही क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आ रहा है। तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस एवं सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्षों तथा सरकार के प्रमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यह भारत की विदेश नीति पहल के हिस्से के रूप में इसके पड़ोस एवं हिंद महासागर क्षेत्र पर देश के निरंतर फोकस को प्रदर्शित करता है। क्या है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या फर्स्ट नीति जो है वो देखते हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि नीति अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की बात की सोच को दोहराती है। इस नीति के माध्यम से भारत न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि विस्तारित हिंद महासागर क्षेत्र में अस्थायी शांति, स्थिरता, एक समृद्ध लक्ष्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता है। नेबरहुड फर्स्ट की नीति 1947 से ही भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है। इसका उद्देश्य अपने निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा एवं साझा चिंताओं को दूर करना। यह नीति भारत के परामर्शदात्री, गैर पारंपरिक एवं विकासोन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित है। गैर पारंपरिक संबंधों का आशय पड़ोसी देशों के साथ निस्वार्थ रूप से और सहयोग की नीति अपनाना है, न कि समान स्तर के विनिमय या आदान प्रदान की नीति। आगे इसी में टॉपिक है भारत के निकटतम पड़ोसी देश। भारत की भौगोलिक सीमा अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका से लगती है। इन देशों के साथ भारत के सभ्यता आधारित संबंध हैं। इन संबंधों में साझा इतिहास, साझी संस्कृति एवं लोगों के बीच पारस्परिक संबंध जैसी विशेषताएं शामिल हैं। ये निकटतम पड़ोसी देश स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की प्राथमिकता की प्रथम परिधि में शामिल रहे हैं। भारत की प्रथम पड़ोस नीति एवं विकास के चरण, इसी में आगे देखते हैं भारत की पड़ोस नीति एवं विकास के चरण। विगत एक दशक में भारत न केवल एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरा है, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। अपनी इस भूमिका को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए भारत अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की तर्ज पर अपने विस्तारित पड़ोसी देशों के साथ भी मजबूत संबंध बना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 एवं 1960 के दशक में भारत की विदेश नीति विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ आशीर्वाद की विचारधारा से प्रेरित थी। इसके तहत भारत ने सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए
क्षेत्रीय संरचना के बजाय द्विपक्षीय वार्ताओं एवं संधियों के जरिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का विकल्प चुना था। उदाहरण के लिए भूटान 1949 में उदाहरण के लिए भूटान के साथ 1949 में, नेपाल के साथ 1950 में के साथ मैत्री संधियों पर हस्ताक्षर, भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता जो कि 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था ये पंचशील समझौता आदि। 1960 से 90 के दौरान भारत ने क्षेत्रीय प्रभुत्व और उप महाद्वीपीय वर्चस्व स्थापित करने पर जोर दिया। इसके तहत भारत की नीति दक्षिण एशियाई पड़ोस में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार न करने पर केंद्रित थी। वर्ष 1975 में सिक्किम का विलय करना, वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश के निर्माण में भूमिका, वर्ष 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक सेना के प्रवेश आदि भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व एवं उपमहाद्वीप के वर्चस्व के प्रमुख उदाहरण हैं। इसी दौरान पड़ोसी देशों के सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी। वर्ष 2008 के बाद भारत के निकटस्थ पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके प्रत्युत्तर में भारत ने गुजराल डॉक्ट्रिन का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू किया। पड़ोस प्रथम नीति की अवधारणा भी वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई। पड़ोस प्रथम नीति की अवधारणा भी कब आई थी? वर्ष 2008 में वो अस्तित्व में आई। इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को 5S के रूप में रेखांकित किया गया है। किस रूप में? तो 5S के रूप में रेखांकित किया गया है। तो क्या है ये 5S? देखते हैं। पहला S जो है वह है सम्मान, दूसरा S संवाद है, तीसरा S शांति, तीसरा S समृद्धि और चौथा S सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। ये जो पांचवा है संस्कृति। वर्ष 2014 के बाद से नई दिल्ली ने अपने निकटस्थ पड़ोसियों जिन देशों के साथ भारत का स्थलीय या समुद्री सीमाएं मिलती है के साथ सहयोग की पहल करने और विस्तारित पड़ोसियों, हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया या पश्चिमी एशिया के देश के साथ व्यापक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया है। क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, विकास सहायता तथा साझा चुनौतियों के समाधान के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने के लिए पड़ोसी प्रथम नीति को नया रूप दिया गया। हिंद महासागर क्षेत्र IOR के लिए भारत के भू राजनीतिक ढांचे को सागर के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई। सागर मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास। सागर के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई। अब अगला न्यू टॉपिक है दोस्तों, जेल में बंद सांसदों के संवैधानिक अधिकार। जो अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के परिणामों में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के परिणामों में इस बार वर्ष 2024 में जेल में बंद 2 कैदी निर्वाचित हुए हैं। इसमें पहला जो है वह पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला से इंजीनियर राशिद शामिल है। दोनों ही निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। मुख्य बिंदु इसका देखते हैं। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी आंदोलन एवं अन्य हिंसक गतिविधियों और इंजीनियर राशिद आतंकी वित्त पोषण के मामले में जेल में बंद है। इन दोनों के गंभीर आरोपों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।
यद्यपि कानून उन्हें भारत में आम चुनाव की कार्यवाही में भाग लेने से रोकता है, किंतु दोनों के निर्वाचित होने का अर्थ है कि अब जेल में होने के बावजूद इनके पास सांसद के रूप में संवैधानिक जनादेश है। क्या है प्रमुख संवैधानिक अधिकार? जेल में रहने के बावजूद भी निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को संसद सदस्य के रूप में कार्य करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। सांसद के रूप में शपथ ग्रहण इनकी भूमिका का पहला कदम है। निर्वाचित सदस्यों को सत्यनिष्ठा, भारतीय संविधान और भारत की एकता अखंडता की शपथ लेनी होती है। हालांकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जेल में बंद सांसदों को शपथ ग्रहण के लिए अस्थायी पैरोल दी गई है। शपथ ग्रहण की अनुमति मिलना जमानत पर रिहा होने जैसा नहीं है। यह एक दिन के लिए विशेष पैरोल के समान है। संसद सत्र में भाग लेने के लिए संसद को पहले न्यायालय से अनुमति लेनी होती है। जेल में बंद सांसदों को संसद के स्पीकर को यह लिखकर देना होगा कि वह कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकता। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 में संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों से अधिक समय तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष उनके अनुरोध को सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन की समिति को भेज देंगे। इसके बाद समिति इस बारे में सिफारिश करेगी कि सदस्य को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसके बाद अध्यक्ष सदन में समिति की सिफारिश को मतदान के लिए रखेंगे। संसद में वोट देने के लिए संसद सदस्य को अदालत से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। संसद में वोट देने के लिए संसद सदस्य को अदालत से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। केवल 2 सिद्धि और 2 या 2 से अधिक वर्षों की सज़ा के आधार पर ही संसद से अयोग्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्ष 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 2 या अधिक वर्षों की सज़ा के सिद्ध होने पर सांसदों एवं विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस निर्णय से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के 4 को निरस्त कर दिया, जो पहले दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने की अवधि प्रदान करता था। अब अगला नया टॉपिक है दोस्तों, सोमपेन जनजाति ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोमपेन जनजाति ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों में से एक सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? तो 7 सदस्यों ने पहली बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में, कहाँ पर? अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना पहला वोट डाला। सोमपेन जनजाति के बारे में देखते हैं। ये अत्यधिक अलग थलग अर्धघुमंतु शिकारी संग्रह करता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित संख्या कितनी है? 229 है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित संख्या 229 है। अगला न्यू टॉपिक देखते हैं अब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यकाल समाप्त। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यकाल समाप्त। 2 जून 2024 को हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा। यह मील का पत्थर 10 साल की अवधि के अंत का प्रतीक है, जिसके दौरान
हैदराबाद ने दोनों राज्यों के लिए साझा राजधानी के रूप में स्वीकार किया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को 2 जून 2014 से शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की साझा राजधानी के रूप में नामित किया गया था। अधिनियम की धारा 5 के 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हैदराबाद एक साझी राजधानी बना रहेगा। धारा 5 के 2 ने इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी की स्थापना को अनिवार्य कर दिया, जिसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की एकमात्र राजधानी बन जाएगा। इसी में आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। पुनर्गठन अधिनियम के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवराम कृष्णन की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में सिफारिश की। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2014 पारित किया, जिससे अमरावती को राज्य की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया। हालांकि वर्ष 2019 में नवनिर्वाचित जगन मोहन रेड्डी सरकार ने अधिनियम को निरस्त कर दिया और एपी विकेंद्रीकरण यानी आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित कर दिया। इस विधेयक ने विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कर्नूल को आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। इसी में आगे देखते हैं उच्च न्यायालय का निर्णय क्या था। विकेंद्रीकरण विधेयक को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने 2022 में फैसला सुनाया कि यह असंवैधानिक था, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में राज्य के लिए केवल एक राजधानी प्रदान की गई थी। उच्च न्यायालय ने सरकार को 6 महीने के भीतर अमरावती को एकमात्र राजधानी शहर के रूप में विकसित करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और यह मामला वर्तमान में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। अब अगला न्यू टॉपिक है समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6वां EAS सम्मेलन। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6वां EAS सम्मेलन भारत ने 4 से 5 जुलाई 2024 तक मुंबई महाराष्ट्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS की मेजबानी की। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ साझेदारी में किया गया था। किसके साथ किया गया था? तो सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की सरकारों के साथ साझेदारी में किया गया था। इस सम्मेलन ने आसियान के नेतृत्व वाले EAS तंत्र को मजबूत करने और EAS कार्य योजना 2024 से 28 का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र इंडो पैसिफिक महासागर पहल IPOI और इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक AOIP, क्षेत्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता, अवैध समुद्री गतिविधि का मुकाबला, समुद्री डकैती विरोधी, अवैध समुद्री डकैती विरोधी और अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ना, समुद्री संपर्क, मानवीय सहायता और आपदा राहत
और खोज और बचाव शामिल है। नोट में देखते हैं, EAS इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संवादों के लिए एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है। EAS जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संवाद के लिए एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है, जहां 18 देशों के नेता राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। अब अगला टॉपिक है लोकमत के संस्थापक। लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा की स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 2 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत मीडिया ग्रुप के संस्थापक संपादक जवाहरलाल अमोलक चंद दर्डा, जवाहरलाल अमोलक चंद दर्डा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। किसने किया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। यह सिक्का जवाहरलाल दर्डा की 121वीं जयंती 2 जुलाई 2024 पर महाराष्ट्र के मुंबई के नरीमन पॉइंट में यशवंतराव चौहान सभागार में जारी किया गया। इस समारोह में जवाहरलाल दर्डा के अस्थायी विरासत और महाराष्ट्र के मीडिया परिदृश्य में लोकमत की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाया गया। लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रमुख मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी है और लोकमत महाराष्ट्र में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला मराठी समाचार पत्र है। लोकमत जो है यह समाचार पत्र यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला मराठी समाचार पत्र है, जिसे लोकमत प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब अगला न्यू टॉपिक है सिंधु जल संधि में संशोधन। हाल ही में भारत के द्वारा घोषणा की गई है कि वह पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है। भारत द्वारा संधि के अनुच्छेद 12(3) के अनुसार संधि में संशोधन की मांग की गई है। भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों से किशनगंगा और चतले जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत और मुद्दे को हल करने से इनकार कर रहा है। कौन सा? तो किशनगंगा और चतले जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत और मुद्दे को हल करने से इनकार कर रहा है। क्या है सिंधु जल विवाद को देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र मुख्यतः 6 नदियाँ जिसमें कि सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज शामिल है। तो फिर से देखते हैं इसको। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियाँ सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज शामिल है। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र बेसिन को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कब किया गया था? 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदी रावी, सतलज और ब्यास के जल का भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब, सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि को छोड़कर इसी में कोष्ट में दिया हुआ है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इस पॉइंट को। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां रावी नदी, सतलज और व्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चेनाब, सिंधु
के जल को पाकिस्तान को दिया गया। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का भी अधिकार दिया गया। इसी में आगे पॉइंट है अस्थाई सिंधु आयोग का गठन। सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक अस्थाई सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। वर्ष में बैठक जो कम से कम एक बार अवश्य की जानी चाहिए। संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। संधि का परिणाम और भारत का दृष्टिकोण को देखते हैं। इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरों के निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपए पाउंड स्टर्लिंग में देने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत ने पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद भी इसके जल को पाकिस्तान में जाने दिया। गैरतलब है कि पाकिस्तान के लगभग 2.6 करोड़ एकड़ ज़मीन की सिंचाई सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। विवाद और चुनौती देखते हैं। इसी में आगे पॉइंट है विवाद और चुनौती। वर्ष 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर सलाल पनबिजली परियोजना, चिनाब नदी पर वूलर बैराज परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना और किशनगंगा पनबिजली परियोजना जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन और पाकिस्तान में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के अनुसार पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएं संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं करती। गैरतलब है कि सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और वर्तमान में चीन इन नदियों के भारत में प्रवेश करने से पहले इन पर बांध निर्माण या अन्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। अब इसमें भारत का पक्ष को देखते हैं। भारत का पक्ष क्या है? संधि के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों का पानी आवंटित किया गया है, परंतु यह भारत को इन नदियों के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की अनुमति भी देता है। संधि के तहत भारत को समान उद्देश्य बिजली उत्पादन और फ्लड स्टोरेज के लिए पश्चिमी नदियों पर क्रमशः 1.25, 1.60 और 0.75 मिलियन एकड़ फीट मैफ कुल 3.6 मैफ भंडारण इकाइयों के निर्माण की अनुमति देता है। हालांकि भारत ने अब तक किसी भंडारण इकाई का निर्माण नहीं किया है। साथ ही संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जल विद्युत परियोजना पर कोई मात्रात्मक सीमा या रन ऑफ रिवर परियोजना की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस संधि में किसी भी पक्ष के द्वारा एक तरफा तरीके से इसे समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं, 2001 में संसद पर हमला, वर्ष 2008 में मुंबई हमला, वर्ष 2016 में उरी अटैक और वर्ष 2019 में
पुलवामा अटैक आदि के बाद भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के अंतर्गत इस संधि से अलग हो सकता था। हालांकि संधि को निरस्त करने से क्षेत्र में पुनः अस्थिरता बढ़ने का खतरा बना रहेगा। अब आगे देखते हैं यमुना नदी जल विवाद। आगे टॉपिक है यमुना नदी जल विवाद। यमुना नदी जल विवाद को अब देखते हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल की गंभीर कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करने का सक्रिय कदम उठाया। जल वितरण के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशासनिक उपायों को लागू करने के बावजूद राजधानी में जल की भारी कमी है। इसके कारण अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता है। याचिका में जल की मांग में असाधारण वृद्धि को प्रकट किया गया है तथा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी क्षेत्र में अधिक जल छोड़ने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को तत्काल निर्देश देने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। यह कदम अत्यधिक तापमान के कारण बढ़ती जल की मांग को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता के बीच उठाया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। भारतीय संविधान 1950 का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। अनुच्छेद 262 का एक संसद को किसी नदी या नदी घाटी के भीतर सीमा पार जल के उपयोग, आवंटन या विनियमन से संबंधित विवादों या शिकायतों के समाधान के लिए विधियां बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 262 का 2 संसद को ऐसी विधियां बनाने का अधिकार देता है जो अनुच्छेद 262 के 1 में उल्लिखित विवादों या अपीलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित कर सकते हैं। नियम 262 का 1 विशिष्ट विधियां बनाने के संसद के विशेषाधिकार को रेखांकित करता है। इस संबंध में उनके विशेष उत्तरदायित्व पर जोर देता है। अनुच्छेद 13 का 3 के अंतर्गत विधि शब्द में विभिन्न विधिक साधन शामिल है, जैसे अधिनियम, आदेश, विनिमय, अधिसूचनाएं या भारतीय विधिक ढांचे के भीतर कोई बाध्यकारी निर्देश जो सीमा पार नदी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों पर लागू होते हैं। आगे इसी में है दिल्ली हरियाणा के बीच क्या है यमुना जल विवाद, उसको देखते हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच हमेशा से यमुना जल विवाद रहा है। यमुना नदी के जल के बंटवारे से जुड़ा विवाद आज का नहीं बल्कि सालों पुराना है। यमुना नदी के पानी के बंटवारे का विवाद 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इनमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। बात अगर सबसे पहले यमुना जल समझौते की करें तो यह 1954 में सिर्फ 2 राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था। इसके तहत यमुना के जल में हरियाणा का हिस्सा 77% और उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23% तय किया गया था, लेकिन इसमें राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के हिस्से का जिक्र नहीं किया गया। तब इन राज्यों ने भी अपनी हिस्सेदारी मांगी, जिसके बाद यह विवाद गहरा गया।
इसके बाद यह 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच भी एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुनक नगर के जरिए दिल्ली को पानी देने पर समझौता हुआ। दिल्ली को पानी देने के अतिरिक्त जल वाहक प्रणाली के निर्माण पर सहमति बनी थी। 12 मई 1994 को 5 राज्यों के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत उन राज्यों को उनके हिस्से का कच्चा पानी उपलब्ध कराया जाता। हालांकि इस समझौते का सबसे ज़्यादा फायदा दिल्ली को ही मिला था, जबकि हरियाणा को घाटा उठाना पड़ा था। समझौते की धारा 7 के 3 में कहा गया है कि यदि कभी पानी का मात्रा अनुमानित मात्रा से कम हो जाती है तो सबसे पहले दिल्ली की पेयजल संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं इसमें। दिल्ली सरकार की याचिका में उच्च तापमान के कारण जल की गंभीर कमी के कारण उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) क्षेत्र में अतिरिक्त जल छोड़ने के लिए तत्काल निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद संकट बना हुआ है, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। और अब देखते हैं टिप्पणी को देखते हैं। अब ये टिप्पणियाँ, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। पहला है प्रेरणा स्थल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि यह स्थान आने वाले लोगों में नई ऊर्जा के साथ जोश भरेगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद परिसर में अलग अलग जगहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाकर प्रेरणा स्थल बनाया गया है। यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा। यहाँ सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और QR कोड से महापुरुषों की जीवन गाथा के बारे में प्रेरणा भी ले सकेंगे। अगला न्यू टॉपिक है पिन कोड MH1718 क्या है? भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। एक साल के भीतर ही डाकघर में 10,000 से ज़्यादा पत्र और मेल पोस्ट आए। 1988-89 में 1988-89 में दक्षिण गंगोत्री बर्फ़ में डूब गया। 1988-89 में दक्षिणी गंगोत्री बर्फ़ में डूब गया और बाद में उसे बंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन में इसकी एक और शाखा खोली गई। इसके लगभग 40 वर्ष बाद डाक विभाग डाकघर की दूसरी शाखा खोल रहा है। इसे नया पिन कोड MH1718 प्रदान कर रहा है। अंटार्कटिका स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को गोवा स्थित ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा में स्थित है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र क्या NCPOR को भेजा जाता है, जो भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए नोडल एजेंसी है। भारत के ध्रुवीय अभियान यानी दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो भी है, तो भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए नोडल एजेंसी है। अब न्यू टॉपिक है इंडिया स्किल्स 2024। इंडिया स्किल्स 2024 की शुरुआत 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुई। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 61वें विविध श्रेणियों में छात्रों की दक्षता का आकलन करेगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इंडिया स्किल्स 2024।
अब अगला है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाज़ार। भारत जो है वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाज़ार। जून 2024 में जारी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाज़ार बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका USA और चीन ने क्रमशः 86.1 मिलियन, 67 और 67.8 मिलियन क्षमता के साथ पहले और दूसरे स्थान पर अपनी रैंक बरकरार रखी है। यानी कि चीन ने क्रमशः 86.1 मिलियन और अमेरिका ने USA ने 67.8 मिलियन क्षमता के साथ पहले और दूसरे स्थान पर अपनी रैंक बरकरार रखी है। ब्राज़ील और इंडोनेशिया चौथे और पाँचवें स्थान पर है। क्रमशः ब्राज़ील और इंडोनेशिया चौथे और पाँचवें स्थान पर है। अगला है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने और बढ़ते साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा की स्थापना पर विचार कर रहा है। इस प्रस्तावित एजेंसी का उद्देश्य डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को सत्यापित करना, सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना और डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। अगला है, और भारत के द्वारा चीन की नाम बदलने की रणनीति की निंदा। हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चुनिंदा शहरों का नाम बदलने के चीन के ताज़ा प्रयासों की खुलकर आलोचना किया है। किसने किया है? तो भारत ने आलोचना किया है। जो चीन क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ चुनिंदा जगहों पर वो अपना नाम दे रहा है, वहाँ पर रख रहा है, तो उसी का ये आलोचना भारत सरकार कर रहा है। भारत ने आगे दोहराया है कि पड़ोसी देश के द्वारा दिए गए ये प्रयास निराधार है। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश लोकतांत्रिक भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत ने चीनी राष्ट्र के किसी भी तरह के दबाव में आने से इनकार कर दिया है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 स्थानों का नाम बदल दिया है। जिससे भारत को सीमा विवाद पर एक दृढ़ रुख देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था वो समाप्त हो गया। तो ये जो पहला जो चैप्टर था बजट 2024-25 और एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, इनको किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हमने राष्ट्रीय परिदृश्य, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था, उसको हमने कवर कर लिया है। अब आगे वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ओके, बाय।